गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 2 यूनिट 9 हमारा है, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक। उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं 2017 से लेकर के 2023 जो लास्ट एग्जाम हुआ दिसंबर में, वहां तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने निकाल कर रखे हैं। उसको अभी हम लोग कर लेते हैं। 2017 से शुरू करते हैं। जनवरी 2017 का पेपर है, शिक्षण को प्रभावित करने में निम्न में से कौन सा कारक नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई बोलेंगे नहीं, मैं नाम लूंगा और या हैंड रेज करेंगे तो मैं उसमें से पूछ लूंगा सबसे। शिक्षक, छात्र, वातावरण, शिक्षक का सामाजिक स्तर। प्रमिला जी बताइए। शिक्षक का सामाजिक स्तर। शिक्षक का सामाजिक स्तर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कौन सा कारक नहीं है, तो शिक्षक का सामाजिक स्तर शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक नहीं है, निम्न में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाव उत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। हैंड रेज कीजिएगा। कक्षा से एक सप्ताह पहले। सर मैं बता नहीं पाऊंगी आज कोई भी आंसर, क्योंकि मैं कहीं हॉस्पिटल में हूँ, बस मैं क्लास देख रही हूँ। अच्छा, हेलो। ठीक है जी जी। तो इसीलिए मैंने कहा हैंड रेज जो लोग करेंगे उन्हीं से सवाल, उन्हीं से आंसर पूछें। कक्षा से एक सप्ताह पहले, कक्षा से ठीक पहले, कक्षा से 1-2 दिन पहले, कक्षा की समाप्ति के बाद। तो देखिए, जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो होता है, विकास जी बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। दूसरे नंबर का है कक्षा से ठीक पहले। कक्षा से ठीक पहले, क्योंकि कक्षा से एक हफ्ता पहले वाला आंसर सही नहीं है, कक्षा से 1-2 दिन पहले वाला भी सही नहीं होगा, कक्षा की समाप्ति के बाद ये तो सही होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुस्तक में ऐसे ही दिया हुआ है, कक्षा से ठीक पहले। लेकिन जब इसी में अलग तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा अप्रोप्रिएट कौन सा है और क्लास के मुताबिक कौन सा सही होगा। उसके बाद है अगला हमारा, योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। श्वेता जी बताएंगे। कक्षा के प्रारंभ में, अभ्यास का परिचय देने के बाद, समूह अभ्यास के बाद, पाठ के अंत में। सर पाठ के अंत में। पाठ के अंत में, जब हमने पढ़ा दिया, सारा कुछ हो गया, तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। छोटे समूह के लिए प्रिया चौहान जी बताएंगी। अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, पंक्ति, स्तंभाकार। अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अर्धवृत्ताकार छोटे समूहों के लिए अर्धवृत्ताकार है। अगला क्वेश्चन है, योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है। आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है। प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, योग संबंधी, सूक्ष्म व्यायाम, योगासन। बताएंगे हीना चौपाल जी। सर प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के साथ की जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। ये हम लोगों ने 2017 जनवरी के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नवंबर 2017 में कुछ ही क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्न में से कौन हो सकती है। सीधी पंक्ति में, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, द्विवृत्ताकार। सीधी पंक्ति, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। बिमला जी बताएंगे। अर्धवृत्ताकार, सी ऑप्शन। अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रशिक्षक की एकाग्रता पर,
प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो अप्रोप्रिएट होगा उसी को आपको लेना है। प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। मनीष पाल जी बताइए। सी ऑप्शन, शिक्षक के प्रशिक्षण पर। शिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तीसरा ही हुआ, क्योंकि प्रशिक्षक की एकाग्रता पर नहीं होगा, प्रशिक्षक की शक्ति कितनी उस पर भी नहीं होगा, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर भी नहीं होगा। वो स्पष्ट प्रशिक्षण उनका है कि नहीं, उत्तर है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। हम लोग जुलाई 2018 में आते हैं। जुलाई 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित पाठ, माफी चाहूंगा, लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। पाठ योजना हम लोगों ने पढ़ा ना, पाठ योजना को कहते हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। थोड़ा छोटा करेंगे तो चारों ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हैंडरेज कीजिएगा। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, छात्र की क्षमता बढ़ाने में, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। कूट के अनुसार सही संयोजन करें। कूट में तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 3 सही है, यानी कि 4 ये है, इसमें से एक कोई गलत है, 3 सही है। तो हैंडरेज जो लोग करेंगे उनमें से मैं पूछता हूँ, हैंडरेज की संख्या बढ़ती गई। कीर्ति दुबे जी बताएंगे कि कौन सा आंसर सही। आंसर शायद इसमें छात्र की क्षमता नहीं आएगा, बाकी 4 आएगा, ए बी और डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल स्पष्ट है। छात्र की क्षमता समझने में ये नहीं आएगा, तो बच गए ए बी और डी। तो चौथा में है ए बी और डी, सही आंसर है। बहुत सुंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हैंडरेज जो करेंगे उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी लोग चाहे तो मैसेज में जवाब दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे तो चारों ऑप्शन एक स्क्रीन पर आएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में है व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशित अभ्यास विधि। सूची 2 में है कौशल गृह कार्य, औपचारिक शिक्षण समाधान। तो बताएंगे कि व्याख्यान विधि किससे संबंधित होगा, समूह चर्चा विधि किससे संबंधित होगा, प्रदर्शन विधि किससे संबंधित होगा, निर्देशन अभ्यास विधि किससे संबंधित होगा। श्वेता जी बताइए। सर इसका थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड, इसका मतलब है आप कह रही हैं व्याख्यान विधि होगा औपचारिक शिक्षण। बिल्कुल और सही। जो समूह वाला है वो डिस्कशन समाधान के लिए, प्रदर्शन विधि आएगा कौशल के लिए, और निर्देशित अभ्यास विधि आएगा गृह कार्य के लिए। ठीक है, निर्देशित अभ्यास विधि में बताया गया था कि आप घर से भी कार्य करके आए, अगर हमें याद होगा तो। चारों के जो नाम है वो ऐसे है, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। इसका आंसर तीसरा वाला बिल्कुल सही श्वेता जी ने बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दिसंबर 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें है, हैंडरेज कीजिएगा, योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। छात्रों को वृत्ताकार रूप में बैठाना चाहिए, 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ, 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के बिना छात्रों का यू आकृति में बैठना। रुकिएगा मैं पूछ रहा हूँ, शालिनी जी बताइएगा। तो सेकंड ऑप्शन, 2 पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ। बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जी बताएं। सर ये शिक्षक डायस के साथ का मतलब क्या है? डायस के साथ का मतलब है कि एक ऊंची जगह शिक्षक के लिए, कहा गया ना, एक बड़े समूह की बात हो रही है, तो बड़े समूह में शिक्षक ऊंची जगह पे, यानी कि एक मंच पे बैठेंगे तो सबको दिखाई देंगे
और टीचर भी सबको देख पाएंगे, इसीलिए डायस का मतलब ऊंचा मंच से यहाँ तात्पर्य। ठीक है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। इसमें से दो ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, उसी दो। एमसीक्यू का मतलब होता है कि जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो देना है, तो दो आंसर इसमें सही होगा, नीचे कूट दिया गया। अब बताएंगे, जिन्होंने नहीं जवाब दिया उनसे मैं पूछूंगा। अविका शर्मा जी बताइए। अविका जी कहाँ भाग गए? अभी तो आपने किया था। हाँ जी सर। जी ओम सर जी। अच्छा, मैं ललिता हूँ, अविका बेटी के नाम से जुड़ी हूँ आज। अच्छा, ललिता जी बताइए। सर 4th नंबर होगा। पहला निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए और आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। ओके, आपको कहना है पहला और चौथा होगा, तो सही आंसर है तीसरा, पहला अक्षर और चौथा। ठीक है, अच्छा आपने ये नहीं कहा ना तीसरा जी सर। ऑप्शन हाँ है। ठीक जी है, जी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये नहीं होगा। एक बार में अनेक निर्देश देने चाहिए, इसकी भी मनाही की गई थी। विद्यार्थियों से दूरी बनाने की बात थी, लेकिन किस प्रकार की दूरी थी? कि जो अनौपचारिक संबंध हम बनाते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं तो किसी से संबंध ज्यादा बिना मतलब के उनसे जो है दोस्ताना व्यवहार, उसकी दूरी बनाने की, लेकिन शिक्षण से संबंधित दूरी नहीं। तो यहाँ शिक्षण की बात हो रही है ना, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला और चौथा सही है, तीसरा आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं पीवाईक्यू, यानी कि जो पहले पूछे गए हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो सही है या नहीं। बानी जी आप हैंड रेज नहीं कर रहे हो। और कौन नहीं, मेघा जी तो खैर हॉस्पिटल में बता रही हैं कुछ दिक्कत है उनके साथ। नेहा खरे जी, प्रमीला जी, रुचि जी आप भी हैंड रेज नहीं कर रहे हो। रिया सेन जी आप हैंड रेज नहीं कर रहे हो क्योंकि शायद आप क्लास में अभी मैंने इससे पहले किया था हैंड रेज। अच्छा, एक दो क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में क्यों नहीं? ये क्वेश्चन कोई बड़े तो ऐसे तो नहीं है बहुत भारी भरकम है, सारा पढ़ाया हुआ है। जानकी भदौरिया जी वीडियो भी नहीं देखा इसका मतलब। आइए, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। अध्यापन, प्रबंध, प्रशासन, अधिगम। देखिए मैंने पढ़ाया था ना, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के कौन कौन से घटक हैं, उसी को अवयव शब्द में लिखा गया है। तो अध्यापन, प्रबंध, प्रशासन और अधिगम, इसमें से दो होगा। बताइए दो कौन सा है? तो आपको मैं पूछ रहा हूँ, जिन्होंने नहीं बताया है अभी तक। नेहा जोशी जी का हो गया था। बानी जी आप बताइए। हाँ बानी जी बताइए। रुचि जी उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सर अध्यापन और अधिगम। अध्यापन और अधिगम, बिल्कुल सही आपने कहा। 1 और 4 यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है, जो घटक हैं या इसी को अवयव भी कहते हैं। अवयव ये हैं अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु, पर्यावरण। ठीक है, उसके नाम से आपका आंसर सही है। अब दिसंबर 2019 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी हैं? अब बताइएगा रुचि जी, कितनी अध्यापन विधियां हम लोगों ने पढ़ी हुई है? रुचि जी 7। 7 अध्यापन विधियां, और इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने याद किया था, जो कि मीना मिश्रा जी ने बनाया था। किनका माइक खुला हुआ है? कोई कुछ कहना चाह रहे थे, माइक किनका खुला था? 7 विधियां हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक। अध्यापन की कितनी विधियां हैं? 7। और कितने अवयव हैं या कितने घटक हैं? तो 6। ये ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चौथा आंसर सही है, 7 है। अगला क्वेश्चन है,
एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके सामने आ रहे सब सारे क्वेश्चंस पूजा जी आपको पहले करा चुकी हैं पीवाईक्यू, जब ईयर वाइज पीवाईक्यू करते जा रहे हैं उसमें। एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यासों के लिए स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यास का स्वानुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता। अब बताएंगे आंसर। में आपसे पूछता हूँ, रुचि जी का हो गया, नेहा जोशी जी का आप बता दीजिए, आपका बहुत पहले पूछा था। नेहा जोशी जी। सर बी और डी ऑप्शन सही है। आपके कहना है बी और डी ऑप्शन सही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए योगाभ्यासों का स्व अनुभव जब है, स्वस्थ शरीर होगा तभी होगा। और किन्हीं से सवाल पूछ लेता हूँ यही वाला। प्रमीला जी बताइए, इसका आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? नेहा जी ने कहा बी और डी। शिक्षण में संवाद कुशलता और योगाभ्यास का स्वानुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता। सी और डी होगा। देखिएगा रिपीटेशन ना हो तो ये अच्छा रहे। शिक्षण में संवाद कुशलता अनुदेशात्मक क्षमता के अंतर्गत आ गया, तो सात्विक व्यक्तित्व आ जाएगा सर। दो ए और डी। ए और डी देखिए आंसर दिया हुआ सी, ए और डी, सात्विक व्यक्तित्व। और ये एनटीए की तरफ से ये कहा गया, हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला भी कैसे गलत होगा, ये वाला भी कैसे गलत होगा। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी यही कहूंगा कि सी और डी ही लग रहा है सबसे अच्छा है, लेकिन एनटीए ने जो आंसर इसका सेट किया उसके मुताबिक सात्विक व्यक्तित्व और योगाभ्यास का स्वानुभव, अच्छी तैयारी, अनुदेशात्मक क्षमता, ए और डी को रखा है। सात्विक व्यक्तित्व से उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की कि हम जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा हमारा माहौल होगा, उसका भी शिक्षण पर असर पड़ता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उसको दूसरे तरीके से पूछा। योगाभ्यासों के अध्यापन पाठ योजना के अनुसार क्रम बताइए। पाठ प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न समूह, समूह अभ्यास। ये तो हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं कितने लोग हैंड रेज करते हैं, देखते हैं और कौन कौन हैंड रेज कर रहे हैं। इसका कौन सा आंसर होगा नीचे दिए गए विकल्पों में से? सर डी ऑप्शन होगा। पहले पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर वैयक्तिक अभ्यास, फिर समूह अभ्यास, फिर प्रश्न उत्तर। बहुत बढ़िया। 1 2 4 3, 1 2 4 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है जून 2020 का क्वेश्चन है। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण करता है? रिया सेन जी बताइए। सर वन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्राणायाम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान किनसे होगा? ध्यानात्मक, शिथिलात्मक, संवर्धनात्मक, शिथिलात्मक एवं ध्यानात्मक। ये क्वेश्चन का आंसर देंगे इन्होंने आंसर बहुत देर से नहीं दिया हुआ है। बिमला जी बताइए। संवर्धनात्मक स्ट्रेचिंग है, 3rd नंबर ऑप्शन। संवर्धनात्मक वाला, निश्चल खिंचाव, पेशियों में स्वस्थ तान होता है, ये संवर्धनात्मक वाले से होगा। तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कि शालिनी जी का नंबर है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? बताइए शालिनी जी। सर ऑप्शन ए 2 प्रकार बताए गए हैं, शिक्षक टीचर ओरिएंटेड और स्टूडेंट ओरिएंटेड। ठीक है, बहुत सुंदर। ये सेंटेंस उसमें आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्वेता जी जवाब देंगी। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? घटक पूछा जा रहा है।
हाँ सर 5 जी। घटक हैं 5। इसमें से इसके महत्वपूर्ण घटक या अवयव या अंग हैं 6 तो ये हैं, और आपने जो 5 बताया वो कौन सा बताया, उस पर आते हैं पहले। आपने कौन सा बताया था? अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये। देखिए, विषय वस्तु, पहले की पृष्ठभूमि, अध्यापक, सुविधाएं। देखिए, ये है विषय वस्तु, पहले पृष्ठभूमि, अध्यापक, सुविधाएं, वैज्ञानिक सिद्धांत, ये 5 है ना। इसलिए मैं ये लेकर यस आया सर। कि इसके ऊपर हेडर क्या है, अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक या कारक। मेन ये कारक के रूप में, अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। यहाँ क्या है क्वेश्चन में, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियानुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं, उसको प्रभावित करने वाले नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यस इसका आंसर होगा बी 6, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय, क्रिया, विषय या क्रिया या पर्यावरण वाला जो था वो 6, ये आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि जी सर, जो स्टार्टिंग में जो आपने जो हाँ घटक बताए थे, अध्यापक, अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु और हाँ, पर्यावरण। तो उसी का क्या था ना, ये इसलिए मैंने वहां पर इसको लिया क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं कि वो कारक हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक में वो दिया गया था, और ये घटक बताया गया, अवयव बताया गया है। अवयव, इससे संबंधित 2 सवाल, पहले भी एक सवाल आया, एक बार अवयव शब्द करके आया और एक बार घटक शब्द करके आया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आते हैं। क्वेश्चन आईडी अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लीजिए, मनीष पाल जी। अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? इसका आंसर विकास जी बहुत देर से आंसर नहीं दे पाए हैं, तो विकास जी आंसर देंगे। अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, समूह चर्चा विधि, अनुदेश क्रिया विधि। विकास जी। नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, ये जवाब देंगे, मनीष पाल जी जवाब दीजिए। अनुदेश क्रिया विधि, 4th नंबर। अनुदेश क्रिया विधि, नोट्स में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अनुदेश क्रिया विधि, इसमें आंसर इसका है, दिसंबर 2021 का। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात का संबंध है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शैक्षणिक सिद्धांत से, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत से, योग सिद्धांत से। देखते हैं कौन कौन लोग हैंड रेज करते हैं। तो रुचि जी आप जवाब दीजिए इसका। सर बी ऑप्शन, शैक्षणिक सिद्धांत से। ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर है। शैक्षणिक सिद्धांत में 2 सिद्धांत है, जिसको प्रगमन के सिद्धांत कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये 2 चीजें आती हैं। प्रगमन का सिद्धांत सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, वो किस में आता है? टीचिंग वाले में आता है। शैक्षणिक सिद्धांत में आता है प्रगमन का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। तो बी वाला आंसर सही है, शैक्षणिक सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है? हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं पढ़ाई के दौरान। कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना। उद्देश्य देखिएगा, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि दर्शाना, कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाना। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे या और भी क्वेश्चंस में जब समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो, तो आप निगेटिव की तरफ से भी बढ़ सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, कौन से उद्देश्य में नहीं होंगे, जो उद्देश्य में नहीं होंगे उसको हटा दें, और आंसर इसमें नीचे कूट दिया है 3 का पेयर है, इसका मतलब 3 इसमें से आंसर सही होगा, 2 गलत होगा। देखिए, निगेटिव में करते हैं, कौन सा नहीं है वो करते हैं, क्योंकि 5 है, 5 में से 2 तो ऐसा होगा जो नहीं होगा। कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाना, क्या ये लगता है, मतलब अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि ये भी आंसर में ना हो।
कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना, क्या ये नेगेटिव में आएगा? लगता है आपको कि नेगेटिव में आएगा? नहीं लगता है सर। नहीं। नो सर। नहीं लगता है, ये होना चाहिए लक्ष्य तो हमको। हाँ, ये होना चाहिए, पॉजिटिव लगता है। अब ये है शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना। तो पहले ही हमें समझना पड़ेगा शिक्षण सामग्री क्या है। ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, तस्वीर कोई है, मॉडल है। तो शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, उसमें अधिक रुचि को दर्शाना, क्या ये अप्रोप्रिएट है? नहीं। नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो आपको लगता है, अभी एक एक करके पांचों देख लेंगे तो डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा दो नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि ये शायद नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, क्या आपको लगता है कि हर क्लास में जाएगा और पाठ्य योजना बना करके आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाता रहेगा? नहीं ये सर। है नो appropriate? सर। नो तो सर। आपको लग रहा है ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, यस सर, ये तो है। ये तो है। ये भी ठीक है, आप लोग कह रहे हैं। कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, ये है, ये तो होना चाहिए। एक Yes, पॉजिटिव sir, हम लोग ये करें। ये होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये तय है कि पहला वाला है, 111 सब में है। आप लोगों ने कहा ऑप्शन सी आ पांचवा वाला है, तो पांचवा वाला जो है वो 2 में है, सी और डी में। तो अब हम लोग आ जाते हैं सी और डी की तरफ कि पहला और पांचवा है। दूसरा और चौथा ऑप्शन इसमें बच गया। दूसरा और चौथा देखते हैं। दूसरा में क्या है? शरारती छात्रों को समझाना, और चौथा शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना। इसमें सबसे अप्रोप्रिएट है कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना। तो 1, 2 और 5 सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपके सामने है, यानी कि ये दोनों नहीं है उद्देश्य में। आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझाना रोज रोज थोड़ी समझाएगा। इससे संबंधित कोई कक्षा लेनी हो तो अलग बात है। शिक्षक सामग्री में अधिक रुचि, ये भी नहीं है। तो आंसर आया 1, 2 और 5 का, सी वाला। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आ सकते हैं जिस पर कि आपको एग्जैक्ट नहीं आंसर आ पा रहा है, तो इस तरह से हम नेगेटिव की तरफ से बढ़ते हुए जाएंगे। जो सबसे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको आप कट कर दें पहले। आइए, तो सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम उपागम हैं? शिक्षण अधिगम यानी कि कौन, शिक्षण के जो तरीके हैं वो कौन से हैं? शिक्षक केंद्रित। अब जब आंसर ये देखेंगे ऑप्शन, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा। शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंट्रिक, विद्यार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंट्रिक, पाठ्यक्रम केंद्रित यानी सिलेबस सेंट्रिक, परंपरा केंद्रित। तो ये हो गया परंपरा केंद्रित को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रेडिशनल कन्वेंशनल हाँ, ट्रेडिशनल हाँ ठीक, दोनों कह सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इनमें से कौन कौन सा पढ़ा हुआ है? 2 ही आंसर सही है इसमें से। तो Yes, sir. आपको बताने, अब नाम मैं ले लेता हूँ इसमें से। अब कीर्ति जी आप बताइए। आप अब इसमें से शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक और विद्यार्थी, ऑप्शन ए और 2। ऑप्शन 1, 2 यानी कि ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। कितना आसान है, लेकिन ऐसा घुमाकर पूछा गया ना। अधिगम मैं वाला, अध्यापक को शासन, उपागम पूछ दिया, पता नहीं क्या क्या मेथड्स को उपागम। अब हिंदी है तो एक बार इंग्लिश को भी जरूर देख ले। तो ए वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में, यानी कि शुरुआत से अंतिम के क्रम में सजाना है। और यही अगर दे दे प्रारंभ से समाप्ति के क्रम की जगह समाप्ति से प्रारंभ के क्रम में, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। ये कह रहा है शुरू से अंतिम कैसे क्लास होगा वो देखें। प्रश्नोत्तर, समूह अभ्यास, वैयक्तिक अभ्यास, विश्राम, बैठने की व्यवस्था। अब इसका जवाब देंगे श्वेता जी, आप जवाब दीजिए।
सर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा सबसे पहले बैठने की व्यवस्था, ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत अभ्यास, फिर सामूहिक अभ्यास, फिर विश्राम, देन प्रश्नोत्तर। बहुत सुंदर। तो इसकी यही व्यवस्था, आप जब क्लास लेने जाते हैं तो इसी व्यवस्था में आप क्लास लेते हैं। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं जुलाई 2022 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 2022 में पूछा गया। बताइए किनसे पूछूं? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। सर पूर्ण वृत्ताकार अवस्था। अच्छा, नीचे आ गया था आंसर। पूर्ण वृत्ताकार व्यवस्था, ठीक है। उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आप देखिए इसमें से सबसे खराब व्यवस्था कौन सी है। पंक्तिबद्ध व्यवस्था, ज्यादा लोग हैं तो बिठाना पड़ेगा। पूर्ण वृत्ताकार व्यवस्था ये सही व्यवस्था इसमें जितने दिए गए हैं उसमें से नहीं है। सर पूर्ण वृत्ताकार से इसलिए बोला गया है कि अगर अध्यापक बीच में बैठते हैं तो उसको पीछे के लोग अपने नहीं दिखाई देंगे। हाँ, किसी की तरफ पीठ होगा, किसी की तरफ मुख होगा, तो ऐसे में थोड़े से अगर बीच में बैठते हैं तो नहीं होता है। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान का होना आवश्यक माना गया है? कितना स्थान होना चाहिए? 12 वर्ग फीट, 18 वर्ग फीट, 24 वर्ग फीट, 40 वर्ग फीट। तो इसमें अब है, हाँ, हैंडरेज वाले लोगों के पास जाता हूँ। बानी जी बताइए कौन सा आंसर सही होगा? सर 40 वर्ग फीट 4 आवर्स। 40 वर्ग फीट, इसको तो दिमाग में बिठा लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। 40 वर्ग फीट होगा। ये क्वेश्चन अगला है, कक्षा के अलावा कक्षा अवधि, कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु, बड़ी हार्ड हिंदी दिया हुआ, अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है? देखिए, कक्षा के अलावा कक्षा की अवधि, कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु, यानी कि कक्षा में तो कर ही रहे हैं, कक्षा के अलावे की बात भी हो रही है, तो कौन सी विधि होगी? क्वेश्चन बिना मतलब के बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन उसमें एक शब्द यहाँ से शुरुआत में पकड़ में आ रहा है, कक्षा के अलावा कक्षा अवधि, कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु, यानी विद्यार्थियों के निष्पादन का मतलब क्या है? विद्यार्थी जो आउटपुट दे रहे हैं उसका जो लेवल है उसको संवर्धन मतलब और बढ़ाने के हेतु कौन सी विधि इसमें सबसे सटीक होगी? तो बताइए शालिनी जी। सर फोर्थ ऑप्शन निर्देशित अभ्यास विधि। निर्देशित अभ्यास विधि, याद करेंगे जितने 7 अभ्यास विधि, जितने अभ्यास विधि था, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि जो 7 था, उसमें निर्देशित अभ्यास विधि में ये चीज दिया गया था कि क्लास के बाद भी उनको प्रोत्साहित करेंगे शिक्षक। देखिए, निर्देशित अभ्यास विधि यानी कि यौगिक क्लास के बाद छात्रों को अलग से दूसरे अभ्यास का अभ्यास करने को कहा जाता है, दूसरे अभ्यास के लिए कहा जाता है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि उस यौगिक अभ्यास में छात्र की दक्षता बढ़ जाए। क्लास के बाद भी शिक्षक का निर्देश मिलने के कारण छात्रों में उत्साह बना रहता है और शिक्षक छात्र का संबंध भी मधुर हो जाता है। ठीक है, इसमें और भी दिया गया था, जैसे कि शीर्षासन, शुद्धि क्रिया, नौली जैसे अभ्यासों को क्लास में एक बार करने से छात्र उसमें दक्ष नहीं होता है, तो क्लास के बाहर भी उसका अभ्यास करने से ही उसमें दक्षता आती है। तो छात्रों को क्लास के बाहर अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विधि की सफलता किस पर निर्भर करती है? छात्रों की प्रेरणा और शिक्षक के सौहार्दपूर्ण रिश्ते पर निर्भर करती है। निर्देशित अभ्यास विधि यही था, इसे असाइनमेंट कहा गया था, असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, ऊपर में एक बार नहीं हो रहा है तो पांचों जहाँ एक साथ लिखा हुआ है उस पर आ जाते हैं। जरा सा भी मन में कंफ्यूजन है तो यहाँ आ जाते हैं। ये है ना, व्याख्यान विधि हो गया, लेक्चर मेथड, निर्देशन अनुक्रिया विधि। ये दरअसल कहाँ कंफ्यूजन होती पता है? निर्देशन अनुक्रिया विधि और निर्देशित अभ्यास विधि, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती। ठीक है, निर्देशित अभ्यास विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन अनुक्रिया विधि क्या है उसको देख लेते हैं, दूसरा वाला, तो और भी कंफ्यूजन आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा।
निर्देशन अनुक्रिया विधि में क्या है? इस विधि में अध्यापक किसी विषय को प्रस्तुत करने के साथ साथ साफ साफ निर्देश देता है। ये निर्देश विषय के प्रदर्शन से पहले, बाद में और साथ साथ भी चलता है। मतलब क्लास के दौरान ही निर्देशन के मुताबिक छात्र प्रतिक्रिया भी देते हैं, रिस्पांस भी देते हैं, अनुक्रिया करते हैं। छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जाता है। छोटे समूह में सबसे उपयुक्त है, ये आया था ना, छोटे समूह में सबसे उपयुक्त है निर्देशन अनुक्रिया विधि। ठीक है, अब क्लियर हुआ या अभी भी कंफ्यूजन है? सर हो गया क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चूंकि हम लोग इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, जरा सा भी क्लियर ना हो तो कर लेंगे उसको, उसमें क्या दिक्कत है। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व हैं। इसे प्रयोग करने के ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। इसे वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान इसमें रखना चाहिए। अनिवार्य तत्व में आ रहे हैं, इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलती है। इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। इससे गलतियों का पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए। अनिवार्य तत्व की बात आ रही है और ऑप्शन में 2 ही अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन आएगा। तो इसका मतलब 3 इसको छांटना पड़ेगा। बी आप कह रहे हैं और डी, बी और डी। किन का आंसर था बी और डी? मीना। अच्छा, मीना जी का बी और डी। श्वेता जी का? सर बी और ई था मेरा। आपका है बी और ई। एक तो देखिए अनिवार्य तत्व है, ध्यान रखेंगे। शालिनी जी बताइए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, दोबारा आ रहा है हमारे सामने। इसमें बी और डी होगा सर। डी आंसर सही है, बी और डी वाला। बी है, इसे वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, अनिवार्य तत्व है। डी है, इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। ये अनिवार्य तत्व नहीं है उसके अंदर का, ये तो सजगता है। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था। परिवेश तैयार करने में मदद मिलती है, अच्छी बात है, मदद मिलती होगी। इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। तो बी और डी सटीक आंसर है इसका। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी इसको हम लोगों ने किया हुआ था। इसमें 3 चीजें आई थी ना, एक आया था लाभ, एक गुण और एक उद्देश्य आया था। उसके बाद इसमें पूछ दिया अनिवार्य तत्व। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ योजना के लाभ हैं। इसे प्रयोग करने से ठीक, अब देखिए लाभ में आइएगा, अब सब लगेगा आपको कि सब सही आ रहा है, क्योंकि सारा मिक्स हो जाता है। लाभ में कौन सा आएगा? इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। लाभ में आएगा क्या? यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान में रखने में मदद करती है। लाभ है, ध्यान रखिए। यह शिक्षकों का आत्मविश्वास को बढ़ाती और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने से रोकती है। यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए। लाभ में होगा यह शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। कौन सा लाभ होगा बताएंगे, हैंड रेज कीजिए। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है। BCE होगा। रुचि जी बताइए। यस सर, BCE। BCE आपका कहना है ए वाला लाभ में नहीं आएगा, बी वाला लाभ में आएगा, मदद करती है। BC शिक्षकों के चिंतन को सुव्यवस्थित करती है। ई वाला विशिष्ट में विस्तृत होना चाहिए, लाभ में इसका कोई मतलब आपका कहना है नहीं है। देखते हैं सही आंसर क्या है। बी है सही आंसर, बी, सी और ई बिल्कुल सही आंसर, सही हुआ आपका। बी, सी और ई पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके थे। ये लाभ में नहीं है, ये लाभ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री है टेलीविजन, बुलेटिन बोर्ड, सचित्र पाठ पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, वीडियो। दो होगा कोई। श्रव्य और श्रव्य क्या हुआ? सुनना। दृश्य क्या हुआ? देखना। हियरिंग और देखना।
बताइए। ए और डी होगा सर। अब इसमें से मैं पूछता हूँ, प्रिया चौहान जी बताइए, बहुत देर से आपसे नहीं पूछा। सर टेलीविजन होगा और टेप रिकॉर्डर, सॉरी अच्छा, वीडियो। बुलेटिन बोर्ड को सिर्फ देखते हैं, सचित्र पाठ्य पुस्तिका सिर्फ देखते हैं, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनते हैं, वीडियो में सुनते भी हैं देखते भी हैं, टेलीविजन वीडियो, सुनते यस भी हैं सर, देखते हैं। तो ए और ई आंसर सही होगा, ए और यस ई यस। यानी सी आंसर सही होगा, इसका आंसर सी सही है। योग, हाँ अब माइक ऑफ कर लिए सब लोग। अगला क्वेश्चन, योग क्रियाविधि कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ क्रम है? Which one is the best sequence in the yoga practical class? ठीक है, गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, बैठने की व्यवस्था, विद्यार्थियों की अंतिम पंक्ति तक श्रव्यता के बारे में पता करना, संधि शैथिल्यकारी अभ्यास, प्राणायाम। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा उलझा करके सवाल दिया हुआ है, हैंड रेज कीजिए सबसे, तो पूछता हूं मैं। मानसी गहलोत जी बताइए, सीक्वेंस बताइए, कौन सा पहले होगा कौन सा उसके बाद होगा, बताइए। जल्दी से माइक खोलिए, इतना समय मत लीजिए, 8 बज गए। सर सेकंड ऑप्शन बी। आपका कहना है सेकंड ऑप्शन, सबसे पहले बैठने की व्यवस्था, उसके बाद विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति तक श्रव्यता के बारे में पता करना। बहुत बढ़िया, 2 ऑप्शन तो बहुत सही हो गया। गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय आप कह रही हैं, ठीक है। उसके बाद संधि शैथिल्यकारी अभ्यास, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम, बहुत सुंदर, यही आंसर सही है आपका, यही सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस क्या हो गया, पहले बैठने की व्यवस्था, फिर ये चेक करेंगे कि हम जो बोलेंगे, यानी टीचर ये सोचेगा कि हम जो बोलेंगे वो लास्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो बी और सी हो गया। उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे, जो अभ्यास कराएंगे उस अभ्यास का शाब्दिक परिचय देंगे, शाब्दिक परिचय देंगे, तब जाकर के अभ्यास कराएंगे, और फिर लास्ट में प्राणायाम कराएंगे। तो इस हिसाब से यही बी सी ए डी ई यही अभ्यास सही है, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 2023 हम लोग तकरीबन समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। फरवरी 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि यानी यूनिट 9 के कौन से सवाल हैं? टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात वाली किसी गतिविधि की प्रस्तुति निम्नांकित किससे संबंधित है? देखिए फिर से आ गया शैक्षणिक क्वेश्चन। सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत। सिद्धांत सर, प्रगमन का सिद्धांत। सरल से कठिन। रिया जी बताइए, सही है आंसर जो लोग कह रहे हैं? जी सर, शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत है। कई बार इसको तो याद कर जाइए, बार बार पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल एकदम रट जाइए ऐसे। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापक सटीक व संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है, विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति करते हैं, यानी कि फिर विद्यार्थी उसको दोहराते हैं, यह शिक्षण विधि कहलाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। निर्देशित अभ्यास विधि, प्रदर्शित विधि या प्रदर्शन विधि उसको कहेंगे, अनुदेश अनुक्रिया विधि। अनुदेश अनुक्रिया विधि। अनुदेश अनुक्रिया विधि सर। हाँ, अनुदेश अनुक्रिया विधि। अनुदेश अनुक्रिया विधि सब लोग कह रहे हैं, अनुदेश अनुक्रिया। जनरली गड़बड़ कहाँ हो जाती है, इसका आंसर देखते हैं। तीसरा, अनुदेश अनुक्रिया, जानते हो गड़बड़ कहाँ होती है? अभी जो हमने रिपीट किया, निर्देशित अभ्यास विधि हम इसको मान लेते हैं। इसमें भी, यहाँ भी निर्देशित है, निर्देशित अनुक्रिया विधि होगा, या अनुदेश यहाँ लिख दिया गया है, एग्जाम में कुछ भी लिख देते हैं। तो ये भी अगर निर्देशित अनुक्रिया विधि होगा या निर्देशित अभ्यास विधि, दो तरह से भी लिखा जाएगा। ये निर्देशित अभ्यास विधि है, इसको भी निर्देशित अनुक्रिया विधि लिख सकते हैं। तो सही आंसर है अनुदेश अनुक्रिया विधि। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ध्यान कीजिएगा दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों ऐसा ना, इसमें कंफ्यूजन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, योगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार एक कक्षा हेतु तो अनिवार्य कारक, एसेंशियल फैक्टर्स हैं शिक्षण, संप्रेषण, विद्यार्थी, पर्यावरण प्रबंधन। यानी कि जो हम लोगों ने अध्यापन विधि से पहले आया था ना, कि अध्यापन के लिए क्या क्या है, उसके घटक हैं अनिवार्य। अच्छा, ये कारक पूछा जा रहा है,
अच्छा, एसेंशियल अनिवार्य कारक पूछा जा रहा है ये। एसीडी ए फर्स्ट ऑप्शन ACD शिक्षण विद्यार्थी और पर्यावरण। नेहा जी, आप कंफर्म हो कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो फिर हम आ जाएंगे उसमें। एसीडी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर एसीडी है, सही है। एसीडी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार योग की प्रायोगिक क्रियाओं के शिक्षण में सम्मिलित है। प्रायोगिक क्रियाओं के शिक्षण में सम्मिलित है पुस्तक पठन, अवलोकन, प्रदर्शन, सिद्धांतों, मॉडल्स को समझना, अभ्यास। ऑप्शन 5 में से 3 सही है, 2 नहीं है। तो कीर्ति जी जवाब दीजिए। सर इसमें प्रदर्शन आएगा, अभ्यास आएगा और अवलोकन आएगा। BCE। नेहा जी, आपका क्या कहना है? सर BCE सही है। BCE सही है। अवलोकन, प्रदर्शन और अभ्यास, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। BCE कौन सा है? BCE पहला वाला, ठीक है, पहला आंसर सही है। पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत है। उपयुक्त सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मित व्ययता का सिद्धांत, शारीरिक क्रिया संप्रेषण का सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 3 इसमें सही है, 2 गलत दिया हुआ है। तो हैंड रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ फटाफट हैंड रेज कीजिए। मीना मिश्रा जी बता दीजिए कौन सा है इसमें? A, C और E। पहला मनोवैज्ञानिक है, फिर शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक है और फिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। बहुत बढ़िया। मित व्ययता हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, संप्रेषण था ही नहीं उसमें। तो A, C और E। ACE किसमें है? चौथा ऑप्शन है, देखिए बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन है ना। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर रचना, क्रियात्मक, शैक्षणिक और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम लोग आते हैं जून 2023 में। जून 2023 का ये क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार छात्र अधिगम अनुभव का आयोजन एवं संचालन करते हैं, कतिपय अनुभव का मार्गदर्शन करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं। छात्र के बारे में कहा जा रहा है, अधिगम को बढ़ावा देते हैं, कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं। 2 ही सटीक है, बाकी जो है 3 को हटाना है, 2 अप्रोप्रिएट लेना है। अब बताइए आप में से हाँ, किनसे पूछूं? बानी जी बताइए। सर ऑप्शन सी और ई। नवीन ज्ञान के साथ। आपके हिसाब से ऑप्शन 2 नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं, कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं, अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये नहीं होगा। कतिपय अनुभव का मार्गदर्शन करते हैं, नहीं होगा। टीचर के अधिगम अनुभव का आयोजन संचालन करते हैं, तो मैनेजमेंट करता है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर बिल्कुल आपने सही कहा, सी और ई। दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। आइए, बिल्कुल सही रहा, बहुत बढ़िया। टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार निम्न में से कौन सी विधि गैर प्रतिस्पर्धी प्रकार के निष्पादन में कौशल एवं आकृति पर बल देने से संबंधित है? कौशल भी मतलब स्किल भी और आकृति भी। अकॉर्डिंग टू द टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस व्हिच मेथड्स रेफर टू नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप परफॉर्मेंस विद एम्फेसाइज ऑन स्किल एंड फॉर्म? निर्देशित अभ्यास विधि, वैयक्तिक अनुदेशात्मक विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि, प्रदर्शन विधि। आप में से जवाब देंगी रिया सेन जी, जवाब दीजिए। सर सेकंड। किस हिसाब से आपने कहा पता नहीं। रुचि जी बताइए कौन सा होगा सही आंसर? यस सर, व्यक्तित्व अनुदेशात्मक विधि। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वानी जी बताइए कौन सा होगा? सर मैं बताऊं? प्रदर्शन विधि। वानी जी ने कहा प्रदर्शन विधि। जी सर। और कौन कह रहे थे? मैं बताऊं? सर मैं मानसी। हाँ, मानसी जी बताइए। सर प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। अब चलिए देखते हैं सही आंसर कौन सा। अरे सही आंसर तो चौथा ही आ रहा, प्रदर्शन विधि। क्यों?
चलिए प्रदर्शन विधि को देख लेते हैं। प्रदर्शन विधि जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय देखा था इस विधि में छात्रों को यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना होता है। इस विधि से छात्र के अंदर के गुणों का पता चलता है। यह विधि स्पर्धा रहित होता है, दक्षता पर बल देता है। देखिए स्किल पर बल दिया ना, उसकी दक्षता पर, आकृति पर बल देता, कौशल एवं आकृति। कौशल मतलब दक्षता। मेन जो चीज ये वाला है, गैर प्रतिस्पर्धी प्रकार का होता है, ये प्रतिस्पर्धी प्रकार का नहीं होता है। यह विधि स्पर्धा रहित होता है, तो हो गया गैर स्पर्धा वाला, इसीलिए प्रदर्शन विधि होगा। जिन्होंने गलत आंसर दिया एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए इसको, आपके पास नोट्स भी है। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक द्वारा संप्रेषित योग की उत्तम गुणवत्ता युक्त पाठ योजना के सोपानों का सही अनुक्रम चुनिए। सोपान का, ठीक है, पाठ योजना हमने तैयार किया था। मुख्य बिंदु, लाभ, व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास, विधि एवं निषेध। ठीक है, तो इसके 4 आंसर थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, हैंड रेज कीजिए, जरा पूछें, किनसे पूछता हूँ मैं। सब लोग हट गए, अरे हाँ शालिनी जी बताइए। सर इसका लास्ट होगा 4th, मुख्य बिंदु, ठीक है, विधि एवं निषेध, विधि लाभ एवं निषेध, और व्यक्तिगत अभ्यास, फिर सामूहिक अभ्यास। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। पहले मुख्य बिंदु फिर विधि बताएंगे। देखिए मुख्य बिंदु तो पहले बताएंगे, उसके बाद लाभ तो बता नहीं देंगे। मुख्य बिंदु को बताने के बाद उसकी विधि बताएंगे ना, कि आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं। मुख्य बिंदु बताए, फिर उसकी विधि बताएंगे। विधि के बाद निषेध क्या नहीं करना चाहिए, जो ये दोनों एक साथ ही है। फिर उसके बाद उसका लाभ बताएंगे, फिर व्यक्तिगत अभ्यास कराते हैं, फिर सामूहिक अभ्यास कराते हैं। चौथा आंसर इसका बिल्कुल सटीक है। उसके बाद है अगला, टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहाँ पर आया हुआ है श्वेता जी, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप जो बताया था वो 5, वो आइए यहाँ पर। शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु, पूर्व पृष्ठ वस्तु, सुविधाएं, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति। 3 सही है, 2 गलत है, बताइए। BCD सही है। श्वेता जी आप ही बताइए। यस सर। सर BCE। BCE, BCD BCD। तो आप वो 5 जो आपने कहा था ना, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें शिक्षक की आर्थिक स्थिति नहीं थी, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति की चर्चा नहीं थी। अरे वो तो होना ही है। विषय वस्तु था, बैकग्राउंड जानना था, सुविधाएं, 5 में से 3 चीजें तो थी ही। तो ये तीनों BCD किसमें है, दूसरे वाले में, B, C और D। दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। बस हम लोग अब पहुंच गए हैं दिसंबर 2023 में, बस लास्ट है ये। दिसंबर 2023 में जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कक्षा के समय के बाद अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। भी बहुत बार पूछा जा रही है। किस प्रकार की अध्यापन प्रणाली है? परियोजना विधि, निर्देशन विधि, निर्देशित अभ्यास प्रणाली विधि, अनुदेश के प्रति प्रत्युत्तर प्रणाली विधि। जवाब देंगे, हैंड रेज कीजिए जल्दी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी 3 बार रिपीट हो चुका है। मनीष पाल जी बताइए जरा, बहुत देर बाद आए आप। निर्देशित अभ्यास प्रणाली, तीसरा 3 नंबर। निर्देशित अभ्यास प्रणाली कक्षा के समय के बाद, अच्छा ठीक है। मानसी गहलोत जी बताइए। सर निर्देशन प्रणाली, सेकंड ऑप्शन। आप कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, चलिए सही ऑप्शन तीसरा वाला है। ठीक है, निर्देशित अभ्यास प्रणाली वाला है। ठीक है, निर्देशित अभ्यास प्रणाली वाला इसमें आएगा। इसमें था ना, पहले बता दिया, फिर उसके बाद बोला कि शीर्षासन का अभ्यास घर पे भी करना। ठीक है, अतिरिक्त अभ्यास के लिए बोला गया, इसलिए ये वाला होगा। और अनुदेश वाले में क्या था, पहले हम जब निर्देशन दे रहे हैं, अनुदेश मतलब निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश को निर्देश से पहले
डेमो दिखाने के दौरान और डेमो के बाद कराया। उसके बाद फिर छात्र जो है अभ्यास करके उसमें वो अपना अनुक्रिया देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, वो दूसरा वाला। तो ये वाला तीसरा आंसर सही है। ये कई बार आ चुका है, इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। यानी जो अध्यापन विधि जितना है ना सातों, उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है? इन द करेंट सिनेरियो व्हिच टीचिंग अप्रोच इज बेटर? छात्र केंद्रित। ये तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए सब लोगों को। मनीष पाल जी बताइए। कीर्ति जी। सेकंड ऑप्शन, छात्र केंद्रित प्रणाली। छात्र के स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, जीवन शैली तथा आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना। तो लास्ट से लेते हैं, विद्यार्थियों के प्रति। चलिए पहले आपसे पूछ ही लेते हैं। श्वेता जी बता दीजिए, पहले ऑप्शन बताइए फिर देखते हैं। श्वेता जी। विशेषता नहीं है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट वाला विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था टीचर के, ये होने चाहिए विशेषता में, तो ये तो है, तो आंसर में नहीं आएगा। जीवन से ले था आचरण द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने में अक्षमता, अक्षमता कैसे? सक्षम तो होना चाहिए ना, ये विशेषता तो नहीं है ये। अन्य के साथ अभिरुचि तथा अनुभव को साझा करने में रुचि, ये तो है, ये तो ठीक है। विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, तो बी और डी यही तो दो आ रहा है, दो ही ऑप्शन है, दो मिल गया। अक्षमता यहाँ भी, अक्षमता ये भी है, बाकी सब पॉजिटिव वाला है, तो बी और डी सही आंसर होगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? बी और डी। श्वेता जी कहाँ हो गए? दूसरा ऑप्शन बी और डी सही था, ठीक है। अब है वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है, कहलाता है। किसके गुण हैं ये? अध्यापक के, विद्यार्थी के, पाठ्यक्रम के, शिक्षा संस्थान के? अब इसका जवाब देंगे शालिनी जी, जवाब दीजिए। सर इसका शिक्षा संस्थान लग रहा है। वह व्यक्ति है तो शिक्षा संस्थान व्यक्ति अध्यापक नहीं सर, नहीं तो फिर सर अध्यापक। हाँ, देखिए पहला ही शब्द जो है ना वह व्यक्ति, तो आपके ना पाठ्यक्रम व्यक्ति है ना शिक्षा संस्थान व्यक्ति है, दो ऑप्शन यही कट जाता है, दो ऑप्शन बचता है, अध्यापक और विद्यार्थी। वह व्यक्ति कौन होगा? जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा, तो शिक्षा प्रदान करने वाला द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है। तो शिक्षा प्रदान कौन कर रहे हैं? अध्यापक। अध्यापक शिक्षा तो प्रदान कर रहे हैं अध्यापक, तो शिक्षा प्रदान जो कर रहे हैं उसके द्वारा जो मार्गदर्शन है उसके साथ समायोजन कौन बिठाएगा? विद्यार्थी बिठाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर विद्यार्थी हो। दरअसल बहुत घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, तो इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता है, वह व्यक्ति तो पाठ्यक्रम शिक्षा संस्थान व्यक्ति नहीं है, तो 50% तो आपका ऐसे ही हो जाता है कि। चलिए हो गया हमारा। सर इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कर दीजिए सर। दूसरा ही तो है विद्यार्थी आंसर। क्या हो गया, कहाँ कंफ्यूजन हो गई? सर ये सेकंड होगा इसका आंसर। अध्यापक हुआ ना सर, वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाला द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है। वाले द्वारा को पढ़िए ना, वाले द्वारा, तब क्लियर होगा। वाले द्वारा, बहुत का वाले द्वारा। देखिए वह व्यक्ति, एक व्यक्ति है, मान लीजिए आप हो, आप वह व्यक्ति हो जो अपने संगठन, यानी जिस संगठन में आप हो, मान लो गुरु परंपरा योग संस्थान में, उस संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले। इस संगठन को अभी शिक्षा प्रदान मैं कर रहा हूँ,
शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित, मेरे द्वारा गठित जो ये समय है या ये कोर्स है जो पढ़ा रहा हूं मैं, और मार्गदर्शित जो नई स्थिति है, मार्गदर्शित नई स्थिति क्या है जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, उससे जो आप समायोजन कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन करने का इच्छुक कौन है? आप हो, आप नहीं तो आप चले जाओगे। हाँ सर, विद्यार्थी हुआ। ठीक है, तो अध्यापक नहीं हुआ, वो विद्यार्थी हुआ। ठीक है, दो शब्द, वह व्यक्ति और प्रदान करने वाले द्वारा, यहाँ पर आकर के मामला ठीक हो जाएगा। तो आज का दिन ऐसा हुआ कि सभी के सभी 10 यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। अब सिर्फ तैयारी अपनी कीजिए और एमसीक्यूज पर ध्यान दीजिए। अब एक काम करेंगे, ये यूनिट 9 वाला ऑनलाइन एमसीक्यू आज कौन सा दिन है? संडे को कर लेते हैं।